ला क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भू राजस्व संहिता का अध्याय 5 पढ़ेंगे। धारा 29 से 42, जिसको ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण के नाम से जाना जाता है, यानी जो ग्राम के अभिलेख हैं उनके अनुरक्षण की बात की गई। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, इस भू राजस्व संहिता में 2019 में संशोधन हुआ है। कोई बहुत बड़े पैमाने पर संशोधन नहीं हुआ है, फिर भी 15-20 धाराएं ऐसी हैं जहां संशोधन हुआ है। कुछ धाराएं रिपील कर दी गई, कुछ धाराओं को पूरी तरीके से बदल दिया गया और कुछ धाराओं में अमेंडमेंट किया गया। तो 3 बातों को ध्यान रखना है आपको कि कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है, कुछ धाराओं में धारा नंबर वही है लेकिन मैटर पूरी तरीके से बदल दिया गया है, और कुछ धाराओं को ही हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया धारा। तो ये 2019 में हुआ है। 2019 का जो संशोधन है, इस पे मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। पूरा 2019 का संशोधन ही अलग से दिखा दूंगा, लेकिन जिन धाराओं में परिवर्तन हुआ है उसको पढ़ाते समय भी मैं उसको बताता भी रहूंगा। अब आप देखेंगे कि अब तक ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर 5 में 2019 में कोई संशोधन नहीं हुआ है। आप लोग बेरेक्ट खरीदिएगा या बुक खरीदिएगा तो 2019 के संशोधन सहित खरीदिएगा, ठीक है, देख के खरीदिएगा, पुरानी बुक मत लीजिएगा। इसके पहले आप लोगों ने जो 2 धारा पढ़ा, धारा 24 और धारा 38, ठीक है, धारा 24 और धारा 38 के खंड 4 में संशोधन हुआ है 2019 से। आप लोग बुक में उसको लिख लीजिएगा, बैरेक्ट में अपने सही कर लीजिएगा अगर पुरानी बैरेक्ट होगी तो। धारा 24 खंड 4, धारा 38 खंड 4, दोनों धाराओं में अपील की बात की गई है कि अपील में एसडीओ, कलेक्टर का आदेश और कमिश्नर का आदेश अंतिम होगा, लेकिन अब वहां लिख दिया गया है कि धारा 210 के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। तो ये संशोधन किया गया है वहां पे। और इस चैप्टर में कोई संशोधन नहीं है। आगे के जो चैप्टर में संशोधन जहां मिलेंगे उसको मैं बताता रहूंगा आप लोगों को। फिलहाल एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा उस पर। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण। तो ध्यान दीजिएगा, ये अनुरक्षण से संबंधित है, ठीक है। ग्राम के अभिलेखों का जो पुनरीक्षण है वो अगला चैप्टर आपको मिलेगा, चैप्टर 6। तो ये अनुरक्षण अर्थात मेंटेनेंस चैप्टर 5 और रिवीजन चैप्टर 6। तो हम लोगों को पढ़ना है ग्राम के अभिलेख। आप जरा समझिएगा, मैंने इस अध्याय को ही आप देखिए 3 भागों में बांट दिया, जिससे आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। सबसे पहले ग्राम के अभिलेखों से संबंधित प्रावधान, यानी गांव के जो अभिलेख हैं, ठीक है, गांव के जो रिकॉर्ड हैं राजस्व मामले को लेकर के, उनको एक तरफ रखा है। वो कौन कौन से रिकॉर्ड होते हैं, ग्रामों की सूची होती है कलेक्टर के पास पूरी एक, ठीक है, वो भी एक रिकॉर्ड है। नक्शा खसरा होता है, अधिकार अभिलेख जिसको खतौनी भी कहते हैं, ठीक है, जिसको नकल भी कहते हैं, खतौनी भी कहते हैं, अधिकार अभिलेख भी कहते हैं, और इसका पुराना नाम वार्षिक रजिस्टर भी था, ठीक है, एनुअल रजिस्टर भी कहते हैं। किसान बही, अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या होते हैं। तो लेकिन ये सब गांव के अभिलेख हैं, गांव की सूची का रजिस्टर, नक्शा, खसरा, ठीक है, नक्शा को सजरा भी बोलते हैं। तो नक्शा, खसरा, खतौनी जिसको अधिकार अभिलेख कहा गया है, किसान बही, ये पूरे जो है ग्राम के अभिलेख से संबंधित हैं। यहाँ ग्राम के अभिलेख को ठीक करने की बात है कि अभिलेख में कोई परिवर्तन होता है तो उसमें धारा 32 में उसमें परिवर्तन करना, कोई गलती या लोप हो गई है तो उसे सुधारना इन्हीं अभिलेखों में। और ये 2 धाराएं अलग हैं थोड़ा सा, रजिस्टर द्वारा, वो रजिस्ट्रार द्वारा सूचना देने की बात की गई है। और यहाँ लिखा है वादों का वर्जन। तो जरा पहले इधर देख लीजिए, पहले इनको देख लीजिए, फिर इस पे हम लोग चलते हैं। जो 3 भाग में बटा है पूरा ये चैप्टर, वो क्या क्या है, गांव के अभिलेख,
दाखिल खारिज की प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग खारिज दाखिल भी बोलते हैं, कुछ लोग दाखिल खारिज बोलते हैं। थोड़ा समझ में नहीं आता है कि ये दाखिल खारिज होगा कि खारिज दाखिल होगा। तो ये दाखिल खारिज उचित शब्द है। ठीक है, पहले नाम दाखिल होता है फिर खारिज होता है। अब दाखिल खारिज क्या होता है, ठीक है, अब जब इस पार्ट को मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। उसके बाद दस्तावेजों की असली होने की उपधारणा, यानी ये जो रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं इनके असली होने के प्रिजम्पशन की भी बात की गई कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि जो ये दस्तावेज बनाए गए हैं अभिलेख ये असली है। क्यों? क्योंकि ये अथॉरिटी बना रही है, हम आप नहीं बना रहे हैं। और दूसरा उसी में लिखा हुआ है पेश आदि ना करने पर कर्तव्य, यानी जैसे दस्तावेज जो बनाया गया है जरूरत पड़ने पर अथॉरिटी मांग रही है पार्टी से, पार्टी नहीं पेश कर रही है तो ना पेश करना अपराध है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा धारा 42 में लिखा हुआ है। इसके लिए सजा भी लिखा हुआ है, अगर दस्तावेज मांगने पे अथॉरिटी के समक्ष पेश नहीं करते हैं तो अपराध लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको आईपीसी में भी अपराध मिलेगा, अध्याय 10 में, दस्तावेज पेश ना करना, जहां पेश करना विधिक कर्तव्य हो। ठीक है, यहाँ पे धारा 42 में सजा लिखा हुआ है 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। तो अभी इसको भी पढ़ाऊंगा, इसको भी पढ़ाऊंगा। पहले 3 भागों में मैंने इस चैप्टर को बांट दिया, ग्राम के अभिलेख, दाखिल खारिज और दस्तावेजों के असली होने का प्रिजम्पशन और उसे पेश न करने का प्रभाव। अब हम लोग सबसे पहले ग्राम के अभिलेखों को देख लेते हैं कि ग्राम के अभिलेख कौन कौन से हैं, उनको कैसे सुधार किया जाता है, क्या परिवर्तन किया जाता है, कोई गलती लोप हो जाती है तो कैसे संशोधन होता है, और कुछ और भी बातें हैं जैसे रजिस्टर द्वारा सूचना आदि देना। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये अभिलेख कौन कौन से हैं। तो ग्राम की सूची की लिस्ट कलेक्टर के पास होती है, नक्शा, खसरा, खतौनी, किसान बही, ये सब ग्राम के अभिलेख हैं। तो सबसे पहले अब देखिए इनकी धाराओं का उल्लेख कहा गया। ग्राम की सूची कलेक्टर के पास एक होती है, ठीक है, जो हर 5 वर्ष पे मेंटेन करवाता रहता है। इसकी बात धारा 29 में की गई है। नक्शा और खसरा की बात धारा 23 में की गई है। अधिकार अभिलेख खतौनी की बात धारा 31 में की गई है। किसान बही की बात 41 में की गई है। तो नकल 31 में, किसान बही 41 में। ध्यान दीजिएगा, मैं इस धारा को इसके बगल में इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये सब अधिकार अभिलेख से संबंधित धाराएं हैं, इसीलिए इन धाराओं को इकट्ठा कर दिया हूं। ये सब धाराएं आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ग्राम की सूची, नक्शा, खसरा, अधिकार अभिलेख, किसान बही। ठीक है, किसान बही एक बुक होती है जो किसानों को दी जाती है, उसमें क्या लिखा होता है अभी इसको बताएंगे। अधिकार अभिलेख को 2-3 नाम से और जानते हैं। ठीक है, इसका पुराना नाम वार्षिक रजिस्टर भी है, एनुअल रजिस्टर। JD&LRA में संशोधन करके ये बात लिखी गई थी। और इसको व्यवहार में खतौनी भी कहते हैं और नकल भी कहते हैं। नक्शा को सजरा भी बोलते हैं। अधिकार अभिलेख को परलेख अधिकार भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और खसरा को खसरा ही बोलते हैं। किसान बही को किसान बही ही बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अभिलेखों को ठीक करना, कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उसे ठीक करना पड़ेगा कि नहीं, तो धारा 32। अब ये परिवर्तन कौन करेगा, किसके अधीन रहते हुए करेगा, ठीक है, ये सब धारा 32 में बताया गया है। गलती या लोप कोई हो जा रहा है रिकॉर्डों में तो उसे सुधारने की पावर तहसीलदार को देखिए दिया गया धारा 38 में। तो यहाँ रिकॉर्डों की बात की गई, उसके बनाने की बात की गई, उसमें क्या मेंशन किया जाएगा, उसको ठीक करने की बात 32 में की गई है। कोई गलती लोप होती है तो सुधार की बात 38 में की गई है। यानी देखिए 32 और 38 में अंतर यह है कि अभिलेख में जैसे कोई परिवर्तन होता है तो उसे ठीक करने की बात 32 में की गई है, लेकिन कोई गलती या लोप हो जाता है, कुछ छूट जाता है लिखने में तो उसे सुधारने की बात 38 में की गई है। और जब कभी इस तरीके से कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड किया जा रहा होता है तो उस समय रजिस्ट्रार की ये ड्यूटी होती है कि वो उस तहसील के संबंधित तहसीलदार को इस बात की सूचना दे दे कि फला फला रिकॉर्ड रजिस्टर्ड हुआ है, जिससे तहसीलदार को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि उसके तहसील के अंतर्गत
किस व्यक्ति के अधिकार में परिवर्तन हुआ है, किसको अधिकार उसमें जनरेट हुआ है, ठीक है, उसको कार्य करने में आसानी हो जाएगा। और वाद का वर्जन लिखा है धारा 37, कुछ वाद नहीं ला सकते हैं कुछ दशाओं में। अब वो क्या है अभी मैं बताऊंगा इसको। अब हम लोग पहले एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राम की सूची में आते हैं। धारा 29, यहां लिखा हुआ है कि कलेक्टर प्रत्येक ग्राम की एक सूची रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा और उस सूची में निम्नलिखित बातों को दर्शाएगा भी। तो वो ग्राम की जो गांव रजिस्टर की सूची होती है, रजिस्टर होता है गांव की सूचियों की जो रजिस्टर होती है, उसमें कलेक्टर द्वारा किन किन बातों को दर्शाया जाएगा, किन किन बातों को मेंशन करवाया जाएगा, वो यहीं पे बताया गया है कि उस क्षेत्र में अगर कोई भूमि ऐसी है जो बाढ़ से पीड़ित है, उसका उल्लेख किया जाएगा। कोई ऐसी भूमि है जिसपे कृषि कार्य नहीं हो रहा है, उसका उल्लेख किया जाएगा। अन्य कोई विवरण है तो उसका उल्लेख किया जाएगा। यानी कृषि भूमियां कौन है, कौन सी कृषि भूमियां नहीं है, बाढ़ से पीड़ित भूमियां कौन सी हैं, इन सब का उल्लेख उस ग्राम की जो सूची है उसमें उल्लेख करते हैं। जो ग्राम का रजिस्टर है उस रजिस्टर में कलेक्टर के द्वारा ये बात दर्शाई जाती है। ठीक है। अब इस ग्राम की सूची का हमेशा रिवीजन होता रहता है। तो ये हर 5 वर्ष पे या उससे अधिक अवधि पे जैसा विहित किया जाए, तो कम से कम 5 वर्ष या दीर्घतर अंतराल पे ये सूची मेंटेन की जाती रहेगी हमेशा। तो खंड 1 में सूची की बात की गई, उसमें रखने की बात, क्या क्या चीजें मेंशन की जाएंगी। और खंड 2 में लिखा हुआ है कि उसे कितने साल पे उसमें परिवर्तन किया जाता रहेगा। तो ये 5 वर्ष या दीर्घतर अवधि लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद धारा 30 में नक्शा एवं खसरा की बात की गई कि कलेक्टर को ही ये पावर दिया गया है कि कलेक्टर अपनी गांव के, ठीक है, जो उसके क्षेत्र में आता है, गांव का एक नक्शा रखेगा, खसरा रखेगा वहां का, और उस नक्शे और खसरे में हर प्रतिवर्ष पे ध्यान रखिएगा, लिखा मैंने यहाँ पे प्रतिवर्ष, ध्यान दीजिएगा, हर प्रतिवर्ष पे उस नक्शा एवं खसरा में जो भी वहां सर्वेक्षण संख्या होगा, कोई परिवर्तन होता है, कोई गलती लोप हो जाती है, वो सब उसमें मेंशन करवाता रहेगा, सुधार करवाता रहेगा परिवर्तन होने पे। तो ये भी कलेक्टर को पावर दिया गया है। और ये होने पे खंड 2 में लिखा हुआ है, आप देखेंगे, जो मिन जुमला संख्या है उस मिन जुमला संख्या का भौतिक विभाजन किया जाएगा। और जब भौतिक विभाजन कर दिया जाएगा, यानी वास्तविक विभाजन जब कर दिया जाएगा, तो उसमें कई सारे रोगों के राइट क्रिएट हो जाएंगे, मैप में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है खंड 2 में धारा 30 के कि जब कभी मिन जुमला संख्या का भौतिक परिवर्तन किया जाएगा तो उससे संबंधित जो अधिकार अभिलेख है और नक्शा है उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा, अर्थात उसका भी संशोधन किया जाएगा। अब ये खसरा क्या होता है? खसरा एक ऐसा अभिलेख है गांव का जिसमें 22 खाने होते हैं। कितने खाने? 22 खाने होते हैं। और इस 22 खानों में मुख्यतया अगर आप कहेंगे खसरा किस चीज के लिए होता है, तो खसरा में उस किसान की फसल को दर्शाया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा था कि साल में 3 बार जो लेखपाल है वो प्रत्येक जोत में जाएगा और ये देखेगा कौन सी फसल लगी है। तो रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, पूरे साल में 3 फसलें होती हैं। रबी की फसल गर्मी में होती है बुआई, ठीक है, यानी ये नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है जो मार्च अप्रैल तक कटती है। उसके बाद गर्मी का जो सीजन होता है यानी अप्रैल मई जून के महीने में जायद की फसल होती है, जैसे ककड़ी वगैरह लगाना, मक्का वगैरह की खेती जो होती है, तरबूज,
ये सब जायद की फसल कहलाती है। उसके बाद जब बरसात का सीजन आता है तो जून से जुलाई के महीने में, ठीक है, खरीफ की फसल लगाई जाती है, जो उधर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक कटाई होती है, जिसमें प्रमुख रूप से धान की फसल आती है। तो जब गेहूं की फसल लगाई जा रही हो, रबी की प्रमुख फसल गेहूं है, खरीफ की प्रमुख फसल आपका धान है, और जायद की प्रमुख फसल खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब आता है, जो गर्मी में लगाया जाता है, जो मुश्किल से 2 महीने में तैयार होती है। तो इन फसलों का उल्लेख खसरा में किया जाता है। तो खसरा में ये भी तो लिखना पड़ेगा कि वो किसके नाम का खसरा है। तो जो उस भूमि का जोतदार होगा, खातेदार का नाम भी लिखना पड़ेगा, उसकी भूमि का रकबा भी लिखना पड़ेगा, और मुख्यतया फसलों का उल्लेख किया जाता है उसमें खसरा में। नक्शा जो होता है वहां का पूरा मानचित्र होता है। आप लोगों ने शायद देखा होगा, लगभग सब लोगों ने देखा होगा, मानचित्र लेखपाल के पास होता है, लेखपाल रखे रहता है अपने पास, ठीक है। हर गांव का मानचित्र अलग अलग होता है। उस मानचित्र पे पूरे जितने जोत हैं, गाटे हैं खेतों के, वो सब दर्शाए जाते हैं नंबर वाइज, ठीक है, नंबर पड़ा होता है उसमें। गांव कोई आबादी की जमीन है उसका उल्लेख किया जाता है, कोई तालाब है, कुआं है, ठीक है, और चक्रोट है, रोड वगैरह, वो सब उस मैप में दर्शाया जाता है। तो अधिकार अभिलेख, वो ये तो नक्शा आपने देख लिया, खसरा देख लिया। अधिकार अभिलेख इसको कहते हैं नकल या खतौनी, या इसका पुराना नाम वार्षिक रजिस्टर भी था। नाम तो वार्षिक रजिस्टर था, इससे लगता था कि हर वर्ष में तैयार होता है, लेकिन नाम वार्षिक रजिस्टर था, तैयार होता था 6 साल के। तो ये अधिकार अभिलेख भी कलेक्टर रखेगा, ठीक है, अपने प्रत्येक जिले का, और उसमें किन किन बातों का उल्लेख किया जाएगा। खतौनी को आप प्रमुख तौर से समझिए कि खतौनी का मतलब कि ऐसा अभिलेख जिसमें जोतदारों का नाम और उसके हैसियत का उल्लेख किया जाता है, और उसके जोत का नंबर और उसका क्षेत्रफल उसमें मेंशन किया जाता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जोतदारों के अधिकारों का उल्लेख खतौनी यानी नकल में किया जाता है, अधिकार अभिलेख में किया जाता है। इसमें टोटल 6 खाने होते हैं, अधिकार अभिलेख में 6 खाने होते हैं। समझ आ गया? तो खसरा और अधिकार अभिलेख यानी खतौनी में अंतर मुख्यतः ये कि खसरा में अधिकारों का उल्लेख तो नहीं किया जाता है, लेकिन खसरा के आधार पर ही अधिकार अभिलेख भी तैयार किए जाते हैं। यानी बेस जो होता है एक तरीके से, खसरा में 22 खाना होता है, अधिकार अभिलेख में 6 खाना होता है। खसरा में जोतदारों के नाम का उल्लेख, उनकी हैसियत का उल्लेख किया जाता है, अर्थात वो किस रूप में जोतदार हैं इसका उल्लेख किया जाता है, उनकी जोतों का नंबर डाला जाता है और उसका क्षेत्रफल डाला जाता है। जबकि अधिकार अभिलेख में प्रमुख तौर से फसलों का उल्लेख किया जाता है। तो अधिकार अभिलेख का उल्लेख धारा 31 में किया गया है। इसमें लिखा है, देखिए कि कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि कलेक्टर एक अधिकार अभिलेख रखेगा, ठीक है, जिसमें किन किन बातों का विवरण किया जाएगा अधिकार अभिलेख में खतौनी में। तो लिखा हुआ, मैंने लिखा है इसको पॉइंट में, देखिए खातेदारों का नाम होता है, खातेदारों का नाम लिखा जाएगा खतौनी में, जिसको नकल कहते हैं। उसके बाद उसके क्षेत्रफल का यानी जो जमीन है उस गाटे का संख्या मेंशन किया जाएगा, और जमीन का जो क्षेत्रफल है उसका उल्लेख किया जाता है। कितना क्षेत्रफल, 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, कितनी जमीन है इसका उल्लेख किया जाएगा। फिर वो खातेदार किस रूप में उस जमीन पे है, किस रूप में, मतलब कि वो, जैसे मैंने अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा कि जो जोतदार हैं वो 4 प्रकार के जोतदारों का उल्लेख राजस्व संहिता में किया गया है। जैसे पहला जो होता है वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, दूसरा है असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, तीसरा है आसामी, और चौथा है सरकारी पट्टेदार। ये 4 प्रकार के जोतदारों का उल्लेख किया गया है। तो अगर आप किसी जमीन पे जोतदार हैं तो किस रूप में है, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर यानी भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर यानी भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, आसामी
या सरकारी पट्टेदार। तो हितों का उल्लेख किया जाता है, ये पॉइंट मैंने लिखा है कि जोतों का उल्लेख, अगर वो खातेदारों का नाम, हितों का प्रकार, फिर मालगुजारी आप उस पर दे रहे हैं कि लगान दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। भाई किसान अपनी जमीन पे जो खेती करता है, जमीन का वास्तविक मालिक यानी अंतिम मालिक तो सरकार है, प्रथम मालिक, द्वितीय मालिक तो जोतदार होता है। तो ऐसी जमीन पे सरकार को भी तो कुछ देना पड़ता है। तो जो हम लोग खेती के बदले सरकार को पैसा देते हैं उसको मालगुजारी कहते हैं, और यहाँ की भाषा में, इस एक्ट की भाषा में उसे रेवेन्यू कहा गया है, राजस्व कहा गया है। व्यवहार में मालगुजारी कहते हैं। आप लोग देखे होंगे तो अमीन वसूली करता है, मालगुजारी की वसूली जनरली अमीन के द्वारा की जाती है। अमीन राजस्व विभाग का सबसे छोटी अथॉरिटी है। तो मालगुजारी दे रहे हैं तो कितना मालगुजारी दे रहे हैं, क्योंकि मालगुजारी नाम मात्र का होता है। तो कितनी मालगुजारी पे की जा रही है ये भी उसमें आपके लिखा रहेगा अधिकार अभिलेख में। फिर भूमियों का उल्लेख, यानी कौन सी भूमियां, ऐसी भूमियां जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन आने वाली भूमियों से भिन्न जो भूमियां हैं उनका उल्लेख भी किया जाएगा उस अधिकार अभिलेख में। अन्य कोई विवरण किया जाएगा जो विहित किया जाए तो अन्य विवरणों का उल्लेख। तो इस तरह से अधिकार अभिलेख में खातेदारों का नाम, उनके द्वारा धारित भूमियों का गाटा नंबर, उसका क्षेत्रफल यानी रकबा, उनके हितों का प्रकार, किस रूप में है उस जमीन पे, मालगुजारी या लगान दे है तो कितना दे है, और राज्य सरकार या ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन आने वाली भूमियों से भिन्न भूमियों का विवरण, और अन्य कोई विवरण जैसा विहित किया जाए। ये अधिकार अभिलेख में अर्थात नकल में, इसको नकल कहते हैं या खतौनी कहते हैं, उसमें दर्शाया जाएगा। खंड 2 में लिखा हुआ है धारा 31 के कि अगर एक से अधिक खातेदार हैं उस पर तो सह खातेदारों का भी उल्लेख किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं किसान बही, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। किसान बही एक तरीके से बुक होती है, अगर आप देखे होंगे तो मोटी सी बुक होती है, लंबी सी। इस किसान बही में धारा 41 में किसान बही का उल्लेख किया गया है। जब अधिकार अभिलेख बनाया जाता है कलेक्टर के द्वारा तो उसी समय प्रत्येक किसान को एक किसान बही भी कलेक्टर के द्वारा दिया जाता है। धारा 41 में देखेंगे आपको लिखा हुआ है कि कलेक्टर एक किसान बही भी प्रत्येक किसान को देता है जब अधिकार अभिलेख को बनाता है, और उसमें जोतों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, जोतों का उल्लेख किया जाता है कि उस जिले में जितनी भूमियां आपके पास हैं सब का उल्लेख उस किसान बही में किया जाता है कलेक्टर के द्वारा। सह खातेदार, अगर एक से अधिक स्वामी हैं किसी भूमि का तो क्या सबको किसान बही मिलेगा? तो कहा गया जो आवेदन करेगा उसके लिए उसे दे दिया जाएगा, सबको देना जरूरी नहीं है। तो किसान बही का आवंटन किसानों को कलेक्टर के द्वारा किया जाता है धारा 41 में। अगर उस जिले में जितनी भूमियां किसान के पास हैं वो सबका उल्लेख किसान बही में किया जाएगा। खंड 2 में, और अगर एक से अधिक खातेदार हैं तो सभी खातेदारों का उल्लेख किया जाएगा। फिर जब भी वो सभी खातेदारों का उल्लेख होगा, लेकिन सभी खातेदारों को किसान बही दिया जाए जरूरी नहीं है। जो खातेदार उसके लिए आवेदन करेगा सह खातेदारों में से उसे दे दिया जाएगा। सभी आवेदन कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं तो सबको भी दिया जा सकता है। अब जो किसान बही दी जाती है, क्या किसान बही की कोई फीस देनी पड़ती है? तो हाँ जी हाँ, देना पड़ता है। 10 रुपया, 20 रुपया, जो जहां निर्धारित हो जितना रेशियो। तो बहुत ज्यादा मूल्य नहीं होता है, मैक्सिमम बहुत ज्यादा 50 रुपया होगा। नहीं तो ऐसे 10 रुपया 20 रुपया लगता था, अब हो सकता है 40-50 रुपया लगने लगा हो। तो वो आपको पैसा उतना पे करना पड़ता है किसान बही का। अब अगर किसान बही में भी तो रिकॉर्ड सब लिखे जाते हैं, अगर कोई संशोधन होता है तो किसान बही में भी संशोधन करवाया जा सकता है कि नहीं? तो किसान बही में किसी भी प्रकार का संशोधन जोतदार करवा सकता है, उसके लिए कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं। हाँ,
अगर किसान, समझिएगा, खंड 6 में लिखा हुआ है कि अगर किसान अपनी भूमि पे किसान अगर ऋण ले रहा है तो वो जो किसान बही है उसमें दर्शाया जाता है, प्रतिष्ठांकित किया जाता है कि ये किसान अपनी जोत पे इतना ऋण ले रखा। अगर ऋण ले रहे हैं आप तो आपको ये भी बताना पड़ता है कि हमारी भूमि पे किसी भी तरह से कोई भी भार नहीं है, ये शपथ पत्र लगाना पड़ता है। अगर आप किसी बैंक से या किसी वित्तीय संस्था से ऋण ले रहे हैं, कौन, जोतदार, तो उसे ये बात बताना पड़ता है कि उसके किसान बही पे, उसके जोत पे किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं है। इसके लिए शपथ पत्र दाखिल करना पड़ता है आपको। खंड 7 में मिलेगा। अगर आप कोई ऋण वगैरह लेते हैं लेकिन उसे या पहले से लिए हैं और नहीं दिखा रहे हैं, फिर किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ले लिए अपने उसी जमीन पे, लेकिन जो पहले लिए हैं उसे नहीं दिखाते हैं, तो ये अपराध माना गया है और इसके लिए सजा लिखा हुआ है खंड 8 में। आप देखेंगे यहाँ पे तो 3 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, जुर्माने की कोई रकम फिक्स नहीं है लेकिन कारावास 3 साल तक का है, कि 3 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना आप पे इम्पोज किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में है पुनर्भुगतान का उल्लेख। अगर ऋण का भुगतान कर दिया जाता है तो उसका उल्लेख उसमें कर दिया जाएगा किसान बही में। तो एक तरीके से वित्तीय संस्था या बैंक को यह आसानी हो जाती है, उसको ये पता चल जाता है किसान बही देख करके कि आपने कोई लोन वगैरह पहले से लिया है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर पहले से भी लोन लिया है, बाद में भी लोन दिया जा रहा है, तो डूबने का डर रहेगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास संपत्ति तो ज्यादा है नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है। तो वही है ये किसान बही जिनमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है। अब अभिलेखों का ठीक करना, धारा 32, ये जो अभिलेख बनाए गए हैं कोई परिवर्तन इसमें होता है तो धारा 32 में कहा गया है कि उसे ठीक किया जा सकता है। कैसे? कलेक्टर के अधीन है, तो कलेक्टर के निर्देश के अधीन रहते हुए उप जिला अधिकारी अर्थात एसडीओ और रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक को ये पावर है, 2 अथॉरिटियों को पावर है, ध्यान दीजिएगा, उप जिला अधिकारी को, राजस्व निरीक्षक को, लेकिन किसके निर्देशन के अधीन रहते हुए? कलेक्टर के, कि अभिलेख में कोई भी परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को वो सुधारे। समझ में आ गया? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैप में कोई परिवर्तन हुआ है, नक्शे में कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसे सुधार करने की पावर एसडीओ या राजस्व निरीक्षक को तब तक नहीं होता है जब तक कलेक्टर उस पर आदेश पारित ना कर दे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी मैप में कोई भी परिवर्तन तभी किया जाएगा जब उस पे कलेक्टर ने आदेश पारित कर दिया हो। समझ आ गया? अगर ये जो परिवर्तन धारा 32 में हो रहा है, किसी भूमि पे, किसी जोत भूमि पे कब्जे के आधार पे आप कोई परिवर्तन करवाना चाहे, तो आपका कब्जा है उस पे और किसी भी तरह से कोई परिवर्तन हुआ है उस भूमि पे, आप परिवर्तन करवाने के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए धारा 32 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर या उप जिलाधिकारी के पास जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पूछा जाएगा कि क्या उस पे कोई हक को लेके, टाइटल को लेके कोई विवाद तो नहीं है। अगर उस अभिलेख में कोई टाइटल को लेकर के विवाद है तो कब्जे के आधार पे अगर कोई दावा आप किए हो और परिवर्तन करवाना चाहते हो तो नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हक को लेके विवाद हो गया है, तो उस हक के विवाद का निस्तारण करने की पावर रेवेन्यू इंस्पेक्टर या एसडीओ को नहीं होती। तो ये आपने देख लिया धारा 32 में। और फिर मैंने साथ साथ धारा 38 लिख दिया है कि गलती या लोप को सुधारना, ये सुधारने की पावर किसको होती है धारा 38 में? तो कहा गया अगर कोई भी गलती अभिलेखों में होता है तो कोई भी व्यक्ति, जो भी संबंधित व्यक्ति हो, पीड़ित व्यक्ति हो, वो इस बात का आवेदन तहसीलदार के समक्ष कर सकता है। यानी गलतियां या लोगों को सुधारने के लिए आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा? तहसीलदार के यहाँ किया जाएगा।
धारा 38 में लिखा हुआ है खंड 1 में। अब तहसीलदार क्या करेगा, तहसीलदार उसकी जांच करेगा, जो कुछ उसके समझ साक्ष्य पेश किया गया उसे जांचेगा, ठीक। उसके बाद अगर नक्शे से संबंधित विवाद है, वो गलती या लोप हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट कलेक्टर को दे देगा, यानी वो रिपोर्ट अपनी कलेक्टर को दे देगा। अगर नक्शे से भिन्न संबंधित कोई मामला है तो वो अपनी पूरी रिपोर्ट एसडीओ को दे देगा, यानी उप जिलाधिकारी को दे देगा। इसका मतलब कि तहसीलदार स्वयं गलतियों लोगों को सुधार नहीं सकता है, उसके समक्ष आवेदन किया जाता है, वो उसकी जांच करता है, अपनी रिपोर्ट या तो कलेक्टर को दे देगा या तो एसडीओ को दे देगा। कब कलेक्टर को देगा, जब वो नक्शे से संबंधित मामला हो, अगर उससे भिन्न है तो एसडीओ को रिपोर्ट दे देगा। समझ में आ गया। अब एसडीओ या कलेक्टर क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे, जो कुछ साक्ष्य उनके समक्ष पेश किया गया है उस पर विचार करेंगे। बात समझ आ गया। और विचार करने के उपरांत उसमें आदेश पारित कर देंगे। समझ आ गया। अगर उनके आदेश से कोई पीड़ित है तो अगले खंड में आप देखेंगे कि आयुक्त के यहाँ यानी कमिश्नर के यहाँ आप अपील कर सकते हैं 30 दिन के भीतर, 30 डेज, 30 दिन के भीतर आप कलेक्टर या एसडीओ के आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकते हैं। ये याद रखिएगा डेट। उसके बाद धारा 36 मैंने दिखाया यहाँ पे, रजिस्ट्रार द्वारा सूचना। जब कभी ध्यान रखिएगा, जब कभी किसी अधिकार अभिलेख को लेकर के किसी रजिस्टर में कोई रजिस्ट्री होती है, किसी अभिलेख को किसी दावे को लेकर कोई रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार कार्यालय में, तो रजिस्ट्रार जो होता है उसकी ड्यूटी होती है कि इस बात की सूचना वो संबंधित तहसील के तहसीलदार को दे दे जिसे नकल में कोई परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ गया। किसी व्यक्ति के नाम, किसी व्यक्ति ने कोई जमीन खरीदी है तो रजिस्ट्री हो रही है, तो रजिस्ट्री जब होगी तो किसी व्यक्ति का नाम अब उसमें से निकाला जाएगा और जो खरीद रहा है उसका नाम दर्ज किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार, वो रजिस्ट्रार की ड्यूटी बनती है कि तुरंत वो संबंधित तहसील के तहसीलदार को सूचना भिजवा दे, जिससे तहसीलदार को इस बात की जानकारी हो जाए कि उसके अधिकार के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित अभिलेखों में संशोधन हुआ है। ये बात धारा 36 में लिखा हुआ है, सूचना भिजवाना खंड 1 में। खंड 2 में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की कोई भी रजिस्ट्री तब तक नहीं की जाएगी जब तक अगर संबंधित भूमि पे धारा 32, 33, 35 एवं 38 के तहत कोई भी कार्रवाई, ध्यान दीजिएगा, 32, 33, 35 या 38 के तहत कोई सुधार, गलती या लोप का सुधार करना। 32 की जो धारा है, ठीक है, ये अभिलेखों को ठीक करना। 33 यहाँ देखिए म्यूटेशन से संबंधित धारा है, तो म्यूटेशन में किसी का नाम दर्ज करना उत्तराधिकार के आधार पे, या 35, ठीक है, उत्तराधिकार के आधार पे या अंतरण के आधार पे कोई भी नाम दर्ज करना किसी का, यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया। तो दाखिल खारिज करने का कोई आदेश, अभिलेखों को ठीक